छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से। सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, कुकानार थाना क्षेत्र के पुसगुन्ना के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन के 2 सक्रिय नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से एक महिला और एक पुरुष शामिल है। मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान पेदारास LOS कमांडर बबन के रूप में हुई है, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। आपको बता दें, घटनास्थल से INSAS राइफल, 12 बोर राइफल और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन में शामिल बहादुर जवानों को बधाई दी। वहीं फरार नक्सलियों की तलाश में इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, बड़ी नक्सली मुठभेड़ में 2 जो नक्सल हैं वो ढेर हो चुके हैं। 5 लाख का इनामी भी जो है इस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बस्तर में नक्सलवाद पर अब निर्णायक हमला जारी है। एक समय में नक्सली संगठन के 45 टॉप कैडर नेता बस्तर में सक्रिय थे, लेकिन अब सिर्फ 14 बचे हैं। आपको बता दें, पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सली खेमे में हड़कंप मच गई है। जगदलपुर में पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने खुली चेतावनी दी है कि जो नक्सली बचे हैं वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करते, वरना पुलिस की गोलियों से उनका अंत तय है। IG ने साफ कहा है कि अब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फोर्स के पास नक्सलियों के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक की पूरी सूची और तस्वीरें जो है वो मौजूद है। अभियान अब अपने अंतिम दौर पे है। तो अब सिर्फ 14 टॉप नक्सली ही बचे और इन्हें लेकर पुलिस महानिरीक्षक की खुली चेतावनी है कि सरेंडर करो वरना अंजाम भुगतो। 45 में से 31 नक्सली टॉप नेता जो है वो ढेर हो चुके हैं। अब सिर्फ 14 नक्सली जो है वो बचे हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से ये कड़ी चेतावनी जो है वो दे दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो या तो सरेंडर करें या उनको मार दिया जाए। आज कोंटा में जो घटनास्थल का भी निरीक्षण किए गए थे और इसका विवेचना के लिए आगे क्या कुछ हमारा दिशा होगा, उस सब चीज़ के संबंध में जो सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी काफ़ी प्रारंभिक स्टेज में है। जैसे जैसा भी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, उसमें सभी तत्वों पर, सभी पहलुओं पर उसका पूरा गंभीरता से जांच करके इस घटनाक्रम में शामिल रहा जो भी माओवादी कैडर या उसके समर्थक होगा, उसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। उसका जो दोषी हैं, जो कल की घटना का दोषी है, उनका बख्शा नहीं जाएगा। उसका जल्दी पतासाजी करके उसका अंत सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको बता दें, पुलिस निरीक्षक की तरफ से ये खुली चेतावनी जो है नक्सलियों को दी गई है कि वो अपना आत्मसमर्पण करे, सरेंडर करे, नहीं तो उन्हें मारा जाएगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है, सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है, उसमें से आपको बता दें कई टॉप कमांडर जो है वो ढेर हो चुके हैं। अब सिर्फ 14 टॉप नक्सली ही बचे हुए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस महानिरीक्षक ने खुली चेतावनी दे दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नक्सली हैं वो अपना सरेंडर कर दें, अदरवाइज उन्हें मारा जाएगा, क्योंकि उनके पास पूरी सूची है जो भी नक्सली बचे हुए हैं। तो आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक की तरफ से ये बड़ा चेतावनी जो है नक्सलियों को दिया गया है। लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। आपको बता दें, कई दिनों से ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इस बीच कई टॉप कमांडर जो है इस कार्य में ढेर हो चुके हैं, इस सुरक्षा बलों की कार्रवाई में वो ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें, आज बबन नाम के एक टॉप कमांडर जिस पे 5 लाख का इनाम रखा गया था, वो भी ढेर हो चुका है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है मोदी जुमले की सरकार चला रहे हैं। 11 साल में मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल हुए। वही सवाल उठाया कि क्या पेट्रोल डीजल सस्ते में मिला, क्या महंगाई कम हुई, क्या 500 में सिलेंडर मिल रहा है, क्या अच्छे दिन आ रहे हैं। इस तरह के कई सवाल पीसीसी चीफ के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ रोजगार दिया गया क्या। बैज ने यह भी कहा कि डेट, समय और चौक तय कर लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर डिबेट के लिए चुनौती देता हूं और मुख्यमंत्री चुनौती जो है वो स्वीकार कर ले। आपको बता दें, कांग्रेस पीसीसी चीफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बयानबाजी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है जुमला की सरकार है। उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हर एक क्षेत्र में मोदी सरकार जो है वो विफल हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चुनौती दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री ये चुनौती स्वीकार कर ले। कहां बहस करना है, कहां डिबेट करना है, वो उसके लिए तैयार है। उन्होंने कई तरह के सवाल भी किए कि क्या बेरोजगारी खत्म हुई। पहलगांव हत्याकांड में खुफिया तंत्र के पास पूरी रिपोर्ट थी और उन्हें केंद्र सरकार को अवगत भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने आतंकी हमलों को देखते हुए वहां पे सुरक्षा व्यवस्था देने में नाकाम रहे। उसी का नतीजा है कि लगभग 28 पर्यटकों की हत्या हुई। पूरा देश पूछता रहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद आतंकी घटना नहीं होती। पूरा देश गुस्से में था, जनमानस में आक्रोश इस घटना को लेकर था। हमारी कांग्रेस पार्टी भी, हमारे शीर्ष नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे एलओपी के नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, इस परिस्थिति में जो भी निर्णय हो हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं देश हित को लेकर। जब सरकार ने निर्णय लिया ऑपरेशन सिंदूर चलाने का, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया और हमारे देश की सेना पर हम सब लोग को गर्व हुआ कि आतंकवादियों के जो मंसूबे थे उनको लेकर हमारा देश गुस्से में है और कहीं न कहीं पाकिस्तान से बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस युद्ध के दौरान आखिरकार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनका ट्वीट आता है, उनका बाइट आता है कि व्यापार के लिए युद्ध विराम दोनों देशों के बीच में हो गया। आखिर क्यों? आज पूरा देश पूछ रहा है। हमारी युद्ध तो आतंक के खिलाफ में था, हमारा युद्ध तो आतंकवादियों के खिलाफ में था। ये व्यापार कहां से आया? और व्यापार की वजह से हमारा युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। वो भी सीज फायर होता, युद्ध विराम होता, दोनों देशों के बीच होता, बातचीत में होता। लेकिन अमेरिका कौन है जो हम लोग दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप कर, धमकी देकर व्यापार के लिए उन्होंने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 11 साल के कार्यकाल में देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री का सामना करना पड़ रहा है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के नक्सलवाद के खिलाफ नीति और एनआईए की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ों और झूठे मामलों में फंसाने का जिक्र शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की हालत पर भी चिंता जताई और पलायन की बढ़ती समस्या को लेकर केंद्र सरकार की असफलता बताया। पीएम मोदी की डिग्री पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि कुफड़ प्रधानमंत्री हैं, यानी जो पढ़े लिखे ना हो। पूर्व सीएम ने पलायन पर भी अपनी चिंता जताई। दुगुना करने की बात आपने की थी। कहाँ आपने ये कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज भी किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। आप हरियाणा में, मध्य प्रदेश में 3100 रुपया में धान खरीदी की घोषणा आपने की थी, प्रधानमंत्री खुद कहा था। लेकिन क्या खरीद रहे हैं वहां? क्या लघु उपज की खरीदी हो रही है? क्या मिलेट्स के समर्थन मूल्य खरीदी कर पा रहे हैं? कहीं नहीं हो रहा है। आप जो कहते हैं कि जो गरीब किसान है उसके लिए आपने योजना बनाई, लेकिन आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 17% जो किसान हैं उसको जो पहले दिए थे 10 करोड़ समथिंग, अब
उससे भी कम हो गया, 17% की कमी आ गई है। आज स्थिति ये है कि देश में किसान, अब चूंकि बारिश मानसून आ गया है, केरल में प्रवेश कर गया है, जून का महीना है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। डीएपी नहीं मिल रहा है पूरे देश में। डीएपी खाद जो किसानों को सबसे प्रिय खाद है, जो किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, डीएपी और यूरिया, तो आप डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई राज्यों में आपको बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कृषि को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना, आप अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजनांदगांव जिले में रेत माफियाओं का आतंक इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वो विरोध करने वालों की जान लेने पर आमादा हैं। मोहर गांव में अवैध रेत खनन का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी गई और 2 अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें, घायल युवक रोशन मांडवे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर कर प्रदर्शन किया। पुलिस ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते माफिया जो है वो बेलगाम हो गए हैं। वहीं प्रशासन फिलहाल घटना की जांच का हवाला दे रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रशासन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। इस तरह के आरोप जो है वो ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसे मौत के घाट उतार दे रहे हैं ये माफिया। यानी इन माफियाओं में पुलिस को लेकर किसी तरह का कोई भय या डर नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बेखौफ माफिया जो है वो घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, इस आज के दिन है एक रेत माफिया ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से लोगों में ये खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन जो है वो जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। तो लोगों में माफियाओं के खिलाफ जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर के व्यस्त रेलवे स्टेशन क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सत्कार गली स्थित लक्ष्मी केमिकल प्रतिष्ठान में देर रात भीषण आग लग गई। घना धुआं और तेजी से फैलती लपटों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण केमिकल स्टोरेज एरिया में लगी, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच अभी भी जारी है। घटना गंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद रहे। आग से आसपास के कई दुकानों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन समय पर कार्रवाई हो जाने से ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। तो आपको बता दें, लक्ष्मी केमिकल में ये भीषण आग लगी है। घने धुएं से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आसपास के इलाके भी जो है वो आंशिक रूप से नुकसान उनका हुआ है, लेकिन समय रहते इसमें बचाव कार्य कर लिया गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान होने से बच गया। प्रशासन की तत्परता से ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। तो दमकल की 3 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जो है वो पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, बट अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। अभी भी लगातार कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन की सहयोग से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें, केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। हालांकि कुछ बड़ा नुकसान होने की आशंका जो है वो नहीं जताई जा रही है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर जिले में आबकारी विभाग ने 7 नई शराब की दुकानों को निविदा जारी कर दी है, जिनमें से 5 दुकानें आरंग विधानसभा क्षेत्र के गांव में खोली जाएंगी। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी सूचना के अनुसार खौली, पलौद, नया रायपुर, सेक्टर 9, भैंसा, समोदा, टेमरी, दोदे खुर्द जैसे गांव में ये दुकानें प्रस्तावित हैं। विभाग ने भवन और परिसर मालिकों से निविदा के माध्यम से स्थान उपलब्ध कराने की अपील की है, जिसकी अंतिम तिथि 2 जुलाई तक तय की गई है। हालांकि इससे पहले इन क्षेत्रों के ग्रामीण शराब की दुकानों का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में इस फैसले को लेकर फिर से विवाद उठने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो आपको बता दें, अब रायपुर के कई गांवों में शराब की 7 नई दुकानें जो है वो खुलने वाली है। आरंग क्षेत्र में अकेले 5 शराब की दुकानें प्रस्तावित है। आबकारी विभाग ने निविदा जारी कर इसकी सूचना दी है। दुकानों के लिए 2 जुलाई तक प्रस्ताव जो है वो मांगे गए हैं। तो आपको बता दें, आबकारी विभाग ने ये सूचना जो है वो जारी की है। दुकानदारों को 2 जुलाई तक उनके प्रस्ताव को मांगा गया है। 2 जुलाई तक उन्हें अपने प्रस्ताव जो हैं वो भेजने होंगे। वहीं आरंग क्षेत्र की बात की जाए तो आरंग क्षेत्र में 5 शराब की दुकानें प्रस्तावित करने की बात कही गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आज मानवता और सतर्कता की मिसाल पेश हुई, जब रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक समीर खलखो ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसले एक यात्री की जान बचा ली। आपको बता दें, सुबह 11:09 पर चेरलापल्ली रक्सौल एक्सप्रेस स्टेशन रवाना हो रही थी, तभी एक यात्री असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगा। मौके पर तैनात निरीक्षक खलखो ने तत्काल दौड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला और बड़ा हादसा टाल दिया। इस कार्य में सहायक उप निरीक्षक RS बागेड़िया भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आरपीएफ की इस तत्परता ने एक बार फिर साबित किया है कि सुरक्षा बल केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो राजनांदगांव स्टेशन पर यह बड़ा हादसा होने से टल गया। एक यात्री जो है वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान ही वो फिसल गया, जिसे वहां मौजूद अधिकारी ने बचा लिया। तो चलती ट्रेन पर चढ़ते समय ये यात्री जो है वो फिसला था, जिसमें आरपीएफ निरीक्षक समीर खलको ने उसकी जान बचा ली। मानवता और सतर्कता का ये मिसाल जो है उन्होंने पेश किया है। यात्री ने आरपीएफ का आभार भी जताया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजनांदगांव से है, जहां रेत माफियाओं की दबंगई और गोलीबारी की घटना ने प्रदेश में माफिया राज को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया के माध्यम से बैज ने कहा कि विष्णुदेव साय ने माफियाओं को अपना दामाद बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों पर हमले के बाद अब ग्रामीणों पर फायरिंग हो रही है और सरकार मौन है। बैज ने कहा कि कभी छत्तीसगढ़ में धान की बालियां लहराती थी, आज माफिया देसी कट्टे लहरा रहे हैं। तो राजनांदगांव के मोहर में रेत खनन के विरोध में गोली चलने से 3 ग्रामीण घायल हुए थे, जिनमें से एक युवक की जान बाल बाल बची। उन्होंने छत्तीसगढ़ की तुलना अब यूपी बिहार जैसी स्थिति से की है और कहा कि राज्य अब सुशासन नहीं माफिया राज की गिरफ्त में है। तो आपको बता दें, दीपक बैज का सरकार पर यह तीखा हमला देखने को मिला है। माफियाओं द्वारा किए गए हमले को लेकर यह तीखा बयान जो है कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने दिया है। ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने फायरिंग की, इस घटना को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात शाम नशे में धुत एक युवक ने सड़क पर तांडव मचा दिया। आपको बता दें, खमतराई इलाके में तेज रफ्तार कार से उसने एक बुजुर्ग, एक बच्चे और एक मवेशी को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद कार में आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरी तरह से जलकर कार जो है वो राख हो गई। इस खतरनाक घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कार चालक की जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार के एक किसान को बैंक से पैसे निकालकर घर लौटना भारी पड़ गया। आपको बता दें, कोहरौद गांव का रहने वाला पीड़ित किसान पीतराम पैकरा खाद खरीदने के लिए 50,000 निकालकर अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था। तभी रास्ते में लवन क्षेत्र में 5 युवकों ने उसे रोककर मारपीट की और बाइक की डिक्की से 50,000 की नकदी लूट ली। पीड़ित किसान ने लवन थाने में तत्काल शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 36,000 बरामद किए हैं। सभी आरोपियों पर लूट, गुंडागर्दी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, लगातार हिरासत लिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के करीबियों पर घर छापा मारकर रात भर पुलिस ने तलाशी ली है। इस दौरान करीबियों के यहां छापे के दौरान पुलिस ने 40 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री के दस्तावेज और 3.5 करोड़ का सोना जब्त किया है। वहीं इसके अलावा 10 लाख की चांदी, बैंक पासबुक और कुछ चेक, इसके साथ ही एटीएम भी मिले हैं। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग इन प्रॉपर्टी की जानकारी निकाल रही है। तो पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। हिस्ट्री शीटर के करीबियों के यहाँ छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, 40 करोड़ से ज्यादा की रजिस्ट्री वाले दस्तावेज जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मल्टी एक्टिविटी समर कैंप का समापन समारोह मंगलवार को इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में समर कैंप के दौरान विभिन्न खेलों और गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि समर कैंप बच्चों के लिए न केवल छुट्टियों का रचनात्मक उपयोग है, बल्कि ये उनके सीखने और हुनर को निखारने का सशक्त मंच भी है। उन्होंने मेंटर्स की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि वो बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही उन्होंने पढ़ाई के समय पर पूरा ध्यान अध्ययन पर देने और सोशल मीडिया से दूर रहकर उसका उपयोग करने के अलावा केवल पढ़ाई पर ध्यान करने की सलाह दी है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।